Morning everyone. Today we are going to study chapter 13 of your science textbook. Chapter name is electric current and its effects. Okay. So do you know what is electric current? How electric current flows? है ना? What is electricity? So basically you should know this, then only you can understand all these effects and all about it. Okay. तो पहली बात है इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या है? जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, व्हाट इट इज? इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. ओके. जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको डिनोट करते हैं आई से. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. क्यू क्या है? चार्जेस. टी टाइम. So charges flowing per unit time is called as electric current I. Okay. अब चार्जेस आपको पता है आयंस भी मूव कर सकता है, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक करंट होता है. लेकिन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करवाता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. ओके. जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है. ओके. तो ये सब आपने 6th में पढ़ा होगा. अब हम देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट टू वर्क. ओके. सो फर्स्ट पावर सोर्स होना जरूरी है. सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? पावर सोर्स. पावर सोर्स या तो हम मेन से कनेक्ट करते हैं, जो आप स्विच में प्लग इन करते हैं उसका ऑन करते हैं मेंस, या तो सेल लगाते हैं हम, या फिर बैटरी. ओके. तो इन तीनों में से कोई भी चीज. तो ये पावर सोर्स आ गया. दूसरा अनब्रेकेबल पाथ. मतलब जो आपका सर्किट है, सर्किट कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए. अगर सर्किट टूटा हुआ इसका मतलब क्या होगा? एक तरह से आपका उसमें स्विच है, जो स्विच है वो क्लोज्ड है, तो स्विच ऑफ है. इसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है. तीसरा कंडक्टर, जैसे कि वायर वगैरह, जो आपका पूरा कंपोनेंट को अटैच करता है. ओके. वो कंडक्टर भी जरूरी है, जो आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को एक साथ जोड़ के रखता है, अटैच करके रखता है. ओके. तो ये है आपका मेन क्राइटेरिया. 3 जो मेन क्राइटेरिया है वो है. अब हम आता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है. So now we will see what is electric circuit. Okay. So electric circuit क्या होता है? देखो, ओके. सो ये हो गया आपका सेल, ये हो गया पावर सोर्स, ये है आपका वायर, ये है बल्ब. इसको और लोड भी बोलते हैं. एक तरह से रेजिस्टेंस ही है वो. ये हो गया आपका स्विच. ओके. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? पहली बात, अब इधर से आप डेफिनेशन देखो. अनब्रेकेबल पाथ, जिसमें सारे सर्किट के एलिमेंट्स, ये वायर एलिमेंट है, सेल एलिमेंट है, बल्ब एलिमेंट है, स्विच एलिमेंट है, सारे एलिमेंट एक अनब्रेकेबल पाथ. अनब्रेकेबल मतलब अनब्रोकन पाथ. सॉरी, अनब्रेकेबल नहीं, अनब्रोकन पाथ मतलब जहां से कहीं से भी टूटा नहीं हो. क्योंकि अगर ये कहीं से भी अगर वायर ऐसे टूटा रहेगा ना, तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा. ये आपको ही पता है. आप बल्ब को जोड़िए, बल्ब जल रही है, बल्ब का वायर काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ऐसे वायर सर्किट क्या है? ओपन हो गया. सर्किट ओपन हो गया मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा. फ्लो होने के लिए सबसे मेन क्या है क्राइटेरिया? मैंने बताया था क्राइटेरिया, सर्किट शुड बी
कंप्लीट, ओके, और अनब्रोकन, नॉट ब्रोकन। सब सर्किट क्या है, पूरा कंप्लीट होना चाहिए सब जगह, ओके। देन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सर्किट आर कंबाइंड टुगेदर, are combined together by a conducting wire, okay. And the third is power source is a must, okay. There has to be a power source. If there is no power source, then the elements won't conduct, the electricity won't flow, and hence your bulb will not flow. In this case, this is the positive terminal, bigger one, the smaller one is the negative terminal, okay. This is your wire, so current will flow from positive to negative terminal, okay. This is switch, and here this way current will flow and your bulb will start glowing, okay. जैसे जैसे आपका ये सेल जो है कंडक्ट करेगा, उसके हिसाब से आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। अब मान के चलिए कि ये स्विच जो है ये है क्लोज्ड। अब इसको ओपन बनाना है तो क्या करूंगा मैं, ऐसा कर दूंगा, ठीक है। ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपस में जुड़ा नहीं है, तो स्विच क्या हो गया, ओपन हो गया। मतलब ये फाटक की तरह है, ट्रेन का जो फाटक होता है, खुला है तो ओपन है, ओपन है मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ओके। तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे, ऐसे, सर्किट को बोलते हैं क्लोज। स्विच का एक और सिंबल होता है, अभी हम सिंबल जब पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे, तो ओके। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ओके। करंट का यूनिट क्या होता है, मेन है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ओके। आई फॉरगॉट टू टेल यू, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। जैसे आप दूध को नापते हो, सब्जी लाते हो 1 किलो 2 किलो, उसको नापते हो, तो हर एक चीज को नापने का तरीका है, तो वैसे करंट को नापने का तरीका, और करंट का जो यूनिट है वो जो किलो हो गया, लीटर हो गया, वो यूनिट है, वैसे करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर बहुत ज्यादा करंट होता है, 1 एम्पियर बहुत बड़ा करंट होता है। आदमी को अगर 0.25 एम्पियर का भी करंट लगता है तो आदमी बेहोश होकर गिर जाएगा, जो एडल्ट होता है। तो 1 एम्पियर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सिंबल्स, ओके। तो पहले वायर को देख लेते हैं, वायर का सिंबल क्या होता है, सीधा लाइन, ठीक है। रेजिस्टर, ओके। वेरिएबल रेजिस्टर, इस पे एक लाइन रहती है ऐसे, मतलब इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। फिर आता है ये हो गया सेल, सेल में सिर्फ एक रहता है, बैटरी, मतलब आप ऐसे जितना, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 4 सेल है, प्लस और ये माइनस, ओके। इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जब आपको ये नहीं बताना है कि आप कितना सेल यूज कर रहे हो, तो ये शॉर्टकट तरीका है, ओके। ये हो गया बैटरी। फिर हम आते हैं बल्ब, तो बल्ब हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ओके। अब कुछ बचा, स्विच। स्विच अगर ओपन है तो हम नॉर्मली दो है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये दोनों सिंबल है,
अब स्विच अगर क्लोज्ड है, क्लोज स्विच का हम क्या करते हैं, ये है ओके, या इसके अंदर चाबी लगाया हुआ है इसका डॉट, ये क्लोज स्विच का सिंबल है। ओके, वोल्ट मीटर और एम मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, मेन बात है, आपका वोल्ट मीटर भी है ऐसा गोल V, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल नापता है कि अच्छा जैसे आपके पास वोल्ट मीटर है, आपको पता करना है कि इस बैटरी में कितना पोटेंशियल है, तो बैटरी का एक टर्मिनल और इधर का एक टर्मिनल जोड़ दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज है उसमें। और एक होता है एम मीटर, ये क्या करता है, करंट नापता है, इसलिए इसका सिंबल भी एक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है। ओके, और ये जो ये है, ये भी वोल्ट मीटर जैसा होता है, मतलब दिखता वैसे ही है, दोनों सेम जैसे दिखते हैं, बस ये क्या करते हैं, पोटेंशियल नापता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये नापता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है आपके सर्किट में। दोनों एक जैसे होते हैं, डब्बा सा रहता है, पॉजिटिव लाल होता है, नेगेटिव काला होता है, उसमें वायर लगाइए और जिस जगह पे नापना है उस जगह आप उसको इंसर्ट कर दीजिए। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ये जो सीरीज और पैरेलल का है, अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप आगे पढ़ेंगे। ओके, फॉर फैक्चुअल नॉलेज आई टोल्ड यू दिस। So I have told you about closed circuit and open circuit. Closed circuit में क्या होता है कि पूरा का पूरा पाथ जो रहता है सर्किट का वो अनब्रोकन रहता है, तो जिसके कारण करंट फ्लो करेगा पूरे में। और बस ओपन सर्किट मतलब क्या है, स्विच जो है आपका ऑफ है, स्विच ऑफ करते हो तो करंट आता है क्या आपके घर में? अगर आप बल्ब का स्विच ऑफ कर देते हो तो आपका बल्ब जलता है क्या? नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि स्विच क्या करता है, जब ऑफ रहता है मतलब स्विच ओपन है, स्विच ओपन है मतलब करंट जो सर्किट है आपका वो ब्रोकन है, और ब्रोकन होने के कारण उसमें करंट नहीं फ्लो करता है। Okay, so now we will move to effects of electric current. Okay, what are the effects of क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट से? तो इलेक्ट्रिक करंट से हमारे होता है तीन प्रकार के इफेक्ट होता है। एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, और एक और कौन सा होता है, केमिकल इफेक्ट। ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? देखिए, मान के चलिए आपके पास एक लोहा है। ओके, ये एक लोहा है, ये लोहा कोई चीज को खींचेगा क्या? बाई चांस मान लो ये है लोहे की कील, अगर मैं इस लोहे को इसके पास लाता हूं तो ये नहीं खींचेगा। पर अगर आप इसको चुंबक बनाना चाहे तो चुंबक बना सकते हैं। कैसे? कुछ कुछ चीजें होती है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उसके साथ अगर आप, जैसे इसमें अगर मैंने वायर लपेट दिया, ओके, और इस पे वायर लगाने के बाद इसको मैंने करंट प्रोवाइड किया, तो जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो ये सारा का सारा ये जो आपका लोहा है ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। और अगर उसके आस पड़ोस में आयरन निकल कोबाल्ट की चीजें हैं जो मैग्नेट से खिंचाई जाती है, और ये अगर इसके पास लगा होगा तो ये इसमें चिपक जाएगा। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ये है आपके पास लोहा का कील, ठीक है, और इस पे मैंने वायर लपेट दिया, ठीक है, और इस वायर को मैंने जा करके सेल से जोड़ दिया। तो ये जो कील है, नेल है, इसको नेल बोलते हैं ना, NAIL नेल, ये नेल है, ये चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा।
और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जब करंट फ्लो करता है मटेरियल के अंदर से और वो मटेरियल मैग्नेट बन जाता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, और इसमें ये जब तक पकड़ के रखेगा कोई चीज को जब तक इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, जिस समय इसमें से करंट का फ्लो हमने रोक दिया ये नॉर्मल लोहा बन जाएगा, इसके अंदर अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी। ओके, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। ओके, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। ओके, हीटिंग इफेक्ट क्या करता है वायर, देखो आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे अगर कोई चीज है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, कोई वायर है जैसे आयरन का आपका वायर है, ऐसा कोई वायर जिसमें करंट ज्यादा रखता है, जैसे हेवी अप्लायंस है जैसे आपका इलेक्ट्रिक रॉड है, मोटर का वायर है, फिर आयरन का वायर है, हीटर का वायर है या कंप्यूटर का वायर है, ऐसा चीज जो ज्यादा बिजली खाता हो, ठीक है, उसको आप देखोगे कि जब उसमें से करंट फ्लो होता है वो क्या करता है, जब उनमें से चीजों में से करंट फ्लो होता है, वायर में से करंट फ्लो होता है, तो वायर जो है आपकी गर्म दिखती है आपको, जब आप उसको टच करते हैं तो आपको एक हीट महसूस होता है कि हाँ भाई ये गर्म है। ओके, तो ये जो सेंसेशन आता है हीट का, ये क्यों आता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण। जब करंट फ्लो करता है तो आपका जो वायर है वो हीट हो जाता है, क्योंकि उसमें हीट जनरेट होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस। ओके, ये इसी प्रकार से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे ये वायर है, वायर के अंदर होते हैं एटम्स। ओके ओके, सारे क्या है एटम्स, ये भी एटम, ये भी एटम, ये भी एटम, एटम होते हैं मटेरियल्स में फिक्स्ड होते हैं एटम्स, पर इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो करवाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है। ओके, जब नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, पर जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, अगर इस वायर को मैंने करंट दे दिया, ऐसे जोड़ दिया, ओके, इस वायर को मैंने जोड़ दिया तो क्या होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपोजिट में जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस दिशा में होगी, पर अब इलेक्ट्रॉन क्या बहुत तेजी से भागेगा, पर यहाँ पे उसको एटम्स मिलेंगे, एटम्स में भी चार्ज होते हैं, तो ये रिपेल करेगा इधर इधर इधर, और ये आपस में टकराते हुए जाता है। तो जिस प्रकार अगर इंसान अगर जाएगा टकराते हुए जाएगा, इंसान को चोट लगती है, तो वैसे ही इनको चोट तो नहीं लगती है, लेकिन ये क्या करते हैं, घसते हुए जाते हैं। हम देखो अपनी उंगली को अगर इस पे घसते हैं तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट का फीलिंग आता है, गर्म है ना, हाथ को एक दूसरे से घसते तो हीट जनरेट होती है। उसी प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, इधर उधर एटम से टकराते हैं, तो घसने के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम एक तरह से बोलते हैं रेजिस्टेंस। जिस वायर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, इसलिए हम अच्छा वायर यूज करते हैं, मोटा वायर यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हो नॉर्मल जो वायर होता है, कोई जहां पे आपको बिजली कम चाहिए वो वायर पतला होता है, लेकिन जहां पे हेवी वर्क होता है उसका वायर होता है मोटा। ओके, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस देगा। पानी के जैसा है, पाइप जितना मोटा उतना ज्यादा पानी, पाइप जितना पतला उतना कम पानी। वैसे बिजली जितना मोटा वायर उतना ज्यादा करंट, जितना पतला वायर उतना कम करंट। अगर पतला वायर को आप लगा करके हेवी काम कराएंगे तो वो इतना हीट हो जाएगा कि ये वायर पिघल के जल जाएगा, इसमें आग लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओके, तो ये होता है आपका हीटिंग इफेक्ट में आता है, और इस फिनोमेना को जूल हीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साइंटिस्ट था जिसने इसको खोजा था उसको, उसका नाम था जूल। ओके, और जूल एनर्जी का यूनिट भी। तो ये जो फिनोमेना वायर होता है इसको हम जूल हीटिंग भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला भी है H=I²RT। ओके, और फिर जो है आपका तीसरा है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है, तो पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट में, ठीक है। So the amount of heat produced by flow of electric current through a wire depends upon the following factor। पहला, जैसे नॉर्मली मैंने बताया आपको, तो हीटिंग इफेक्ट का जो फैक्टर्स होगा वो क्या है, 4 फैक्टर है। नॉर्मली जो आपके बुक में दिया है वो है पहला मटेरियल ऑफ वायर। मैंने बताया आपको हर एक मटेरियल का अलग होता है। देखो जैसे आयरन का रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा। इसमें देखते हैं घर में जो अच्छा फैन आता है, अच्छे फैन में क्या वाइंडिंग जो होती है कॉपर की होती है,
जो सस्ता फैन होता है उसमें लोहे का होगा या तो एल्यूमिनियम का होगा। आप हीटिंग इफेक्ट का बेटर एग्जांपल देख सकते हो, आपका पंखा चलता है तो पंखे का जो मोटर रहता है वो गर्म हो जाता है, तो कोई भी मोटर होता है, क्यों? उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो एक्चुअली वो मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट दोनों का असर है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। तो आप बड़े लेवल पे समझिएगा जब बड़ी क्लास में जाइएगा। ओके, पहला तो हो गया मटेरियल, जिस चीज का किस मटेरियल से आपका वायर बना है। तो हर एक अलग अलग मेटल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। आप देखिए नॉर्मली आपका लाल होकर के कोई चीज टूट सकता है, लेकिन भैया आपका जो बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट होता है, वो ग्लो होता है लाल कलर का, पर तो भी वो पिघलता नहीं है। पर अगर वही लोहा रहेगा तो वो पिघल भी सकता है उतना टेम्परेचर पे, क्योंकि वो टंगस्टन का बनता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री से ऊपर होता है, और वही आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो करीब 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो उतने पे तो वो लोहा आपका पिघल जाएगा। पर आपने हीटर में देखा है, हीटर का पूरा कॉइल लाल हो जाता है, वो फिनोमेना है, हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, वो वायर बहुत पतला रहता है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है, वो पूरा कॉइल लाल हो जाता है आपका। फिर मटेरियल के बाद आपका होता है कि उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस। ओके, ये सब आप फॉर्मूला के हिसाब से देखिएगा बाद में, हायर स्टडीज में है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद उसका थिकनेस कितना है वायर का। जितना ज्यादा मोटा वायर, मैंने बताया पानी के जैसा होता है, जितना ज्यादा मोटा होगा वायर, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा, और जितना पतला होगा वायर उतना उसमें कम करंट फ्लो करेगा। और जो लास्ट आता है वो होता है लेंथ ऑफ वायर। जितना लंबा आपका वायर है उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। एक्चुअली इन सबको आप रिलेट कर सकते हैं R इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, तो ये जो है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हर एक मटेरियल का अलग होता है। ये देखिए इसमें आ गया लेंथ, और ये आ गया एरिया, और ये जो R है आपका रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला 10th में पढ़िएगा, R इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, रो होता है रेजिस्टिविटी, हर एक मटेरियल का फिक्स्ड होता है। एक यूनिट लंबाई में कितना रेजिस्टेंस वो मटेरियल ऑफर कर रहा है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। फिर आता है आपका लेंथ और आता है एरिया। तो जैसा कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड है, और जो मल्टीप्लिकेशन हो डायरेक्ट, तो रेजिस्टेंस लंबाई के साथ बढ़ेगा। जितना ज्यादा लंबाई है वायर का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और अपोजिट है एरिया के साथ। अगर वायर का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जैसे पाइप का जो मुंह होता है, मोटा पाइप, जितना ज्यादा मोटा पाइप है उतना आराम से करंट फ्लो करेगा, और जितना पतला पाइप है उसमें प्रेशर पड़ेगा ज्यादा, तो उतना कम करंट जाएगा। तो जितना पतला है तुम्हारा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना मोटा है वायर उतना कम रेजिस्टेंस। और ये इनवर्स प्रोपोर्शन में काम करता है, और इन्हीं से ये सारा एक्चुअल में आता है। तो ये फॉर्मूला आप बाद में सीखिएगा, लेकिन बताने के लिए मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट। अब हम आएंगे केमिकल इफेक्ट पे। तो केमिकल इफेक्ट में आपने क्या क्या पता है आपको? केमिकल इफेक्ट में आपने क्या सोचा है? केमिकल इफेक्ट में सबसे प्रोमिनेंट जो आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। So now we will be dealing about chemical effect. So chemical effect आपके बुक में नहीं है, बस इसका जिक्र है, आप इसका बारे में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। केमिकल इफेक्ट से आप देखते हैं कि क्या होता है, स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस, जो आप पढ़िएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, अगर आप एक ग्लास लेते हैं पानी का, और इसमें ऐसे ये ग्लास है और इतना बड़ा ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये सब बाद में आप पढ़िएगा 8th स्टैंडर्ड में। और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ बैटरी से, ये सेल्स है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसमें से करंट पास करूंगा तो क्या होता है, H2O है, वाटर क्या होता है H2O, ये टूट जाएगा H2 प्लस O2। ठीक है, अब होगा क्या,
कैटायन गोज टू कैथोड। अब देखो कैथोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल इसमें होता है, ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है, ओके। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड पे जाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड पे जाता है। तो यहाँ से आपको O2 लिबरेट होगा और यहाँ से आपका H2 लिबरेट होगा, ओके। तो ये होता है आपका, मतलब पानी को आपने तोड़ दिया उसके कंस्टिट्यूएंट्स में। वैसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह आप देखोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अनदर एग्जांपल है कि मतलब जो आपका साइकिल वगैरह होता है लोहा का रहता है लेकिन ऊपर से चमकता है, क्रोमियम का प्लेटेड रहता है, क्रोमियम प्लेट किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये भी केमिकल इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ये सब मैं बताऊंगा आपको अभी समझेगा नहीं, ये 8th स्टैंडर्ड का पार्ट है, ठीक है। अब हम आएंगे so what happens now, as I have told you about the magnetic effect, heating effect और chemical effect, ठीक है। अब हम देखें मैग्नेटिक इफेक्ट आपको ब्रॉड सेंस में है एक्चुअली में, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत हाईएस्ट स्टडीज में है, वो आप 11th 12th में पढ़िएगा, ओके। सो नाउ वी विल मूव टू द एप्लीकेशंस ऑफ heating effect, applications of heating effect, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो एप्लीकेशन क्या होगा, आप देखिए, आपने देखा है आपका हेयर ड्रायर रहता है, हेयर ड्रायर में क्या रहता है, आगे कॉइल रहता है, पीछे फैन रहता है। फैन जब आप ऑन करते हैं तो फैन हवा मारता है जो कॉइल से होते हुए आता है। कॉइल क्या होता है, गर्म होता है, तो गर्म से गर्म हवा आएगा, है ना। नॉर्मली कूलर का जस्ट उल्टा है, कूलर में क्या होता है, पानी रहता है, पंप रहता है, वो ठंडा हवा देता है, और जो हेयर ड्रायर रहता है वो क्या करता है, गर्म हवा देता है। दूसरा आपका इंडक्शन जो चल रहा है उसमें क्या होता है, कॉइल रहता है, हीटर रहता है, हीटर के ऊपर आपने बस सेफ्टी के लिए कि आपको करंट ना लगे, हीटर क्या रहता है, ओपन रहता है, उसमें कॉइल आपको दिखता है, उसके ऊपर उसने ढक दिया कंपनी ने, और उसका एक नया पेटेंट बना करके कि आप ये सेफ्टी है, ये आपको किचन में करंट नहीं लगने देगा, और ये सेफ यूज के लिए बना दिया। तो इंडक्शन चूल्हा हो गया। वैसे नॉर्मल हीटर होता है, वैसे वाटर रॉड होता है, ये आयरन होता है आपका। ये सारा क्या काम करता है, ये सारा हीट होता है। तो हीटिंग के लिए जितना भी हीटिंग इफेक्ट यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट का, और उसमें जो भी चीज आपका हीट हो रहा है उसमें एक कॉइल होता है, जैसे हीटर में कॉइल होता है, आयरन में भी आपका कॉइल रहता है, उसके नीचे माइका का लेयर रहता है जो आपको कॉइल से टच ना होकर के बचाए, आपको करंट ना लगने देगा। लास्ट में मेटल रहता है, मेटल क्या करता है, अच्छे से एनर्जी को इम्पार्ट करता है, ओके। वैसे ही आपका होता है फ्यूज, जो आपका, अच्छा बुक में है फ्यूज, आपको पेज नंबर 148 में दिखाया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूज। पुराने जमाने में बड़ा सा आता था घर में, जो होता था बड़ा। अब अगर आज भी आप 20-30 इयर्स पुराना आपका घर है, अगर उसमें मीटर चेंज नहीं हुआ है, आप उसमें देखिएगा फ्यूज होता है ऐसा बड़ा सा एक सेरामिक का इंस्ट्रूमेंट रहता है, और इसमें यहाँ से यहाँ वायर जोड़ दी जाती है, ठीक है। नाइक्रोम वगैरह का रहता है, उस वायर का रेटिंग रहता है कि इसमें से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करेगा। जैसे इसका रेटिंग होगा 5 एम्पीयर, तो जैसे इसमें से शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि करंट बहुत ज्यादा आने लगता है। तो जैसे करंट 5 एम्पीयर से ज्यादा होगा, इसका रेटिंग रहता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस इतना होगा कि ये 5 एम्पीयर तक का करंट चलेगा, और उसके आगे अगर जैसे ही करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस के कारण ये हीट होकर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो मतलब ये वायर टूट जाएगा, गल जाएगा, पिघल जाएगा, ओके। जैसे ही वायर पिघल जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और आपका जो घर है उसमें लाइट चली जाएगी। तो बोलते हैं हम फ्यूज उड़ गया, घर का फ्यूज उड़ गया, मतलब ये फ्यूज हो गया। उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूज गॉट ब्लोन अवे, ओके, या फ्यूज ब्लोन बोलते हैं, BLOWN, ओके। तो क्या होता है, सर्किट इनकम्प्लीट होने के कारण क्या होता है, आपका करंट आगे फ्लो नहीं होता है। तो ये है आपका बेसिक एप्लीकेशन जो है आपके बुक में हीटिंग इफेक्ट का। अब हम आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट का, जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस है। देखो सीधी बात है, मैग्नेटिक है तो मतलब कोई भी चीज है जो हमारे पास मैग्नेट से खींचा सकता है। मैग्नेट किस चीज को अट्रैक्ट करता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना, Fe, Ni और CO। तो ये जो आयरन, निकल, कोबाल्ट है, नॉर्मली इसको हमारा जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है या मैग्नेट होता है उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जितना भी बेसिक
एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट का, तो ये इन्हीं तक सीमित होता है जो चीजों को वो खींच सकता है। तो जैसे अगर कचरा है आपका, गार्बेज है, गार्बेज में से कोई आपको मेटालिक मिनरल निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्रेन ले लो या कोई चीज ऐसा ले लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लो, जिसमें से आपने छोटा सा सेल लगा दिया और उसको ऐसा करोगे तो जितना भी आयरन का जितना भी मटेरियल होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं गार्बेज में से, ताकि वो आपको फ्यूचर में हर्ट भी ना हो और आप उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। ओके, सर्जरीज में यूज होता है, अगर आंख में कोई मेटालिक चीज चला गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, आपका फैन, जितना भी फैन है इलेक्ट्रिक मोटर से, इसमें यूज किया जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट का, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसलिए वो बिजली भी ज्यादा खाता है। ओके, तो ये सारे यूजेस है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स में भी यूज होता है, अगर नीचे गार्बेज है आपका, बड़ा सा कोई मेटालिक स्ट्रक्चर है जिसको आपको मूव करना है या पिक करना है, तो क्रेन का जो हुक रहता है उसमें करंट पास करके हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, जिससे वो स्टक हो जाता है और उसको बाहर पुल करने के बाद उसका करंट को सप्लाई को कट कर देते तो ऑटोमेटिकली डिटैच होकर के वो नीचे गिर जाता है। ओके, सो नाउ द फाइनल टॉपिक ऑफ योर बुक इज इलेक्ट्रिक बेल। देखिए, इलेक्ट्रिक बेल में कुछ नहीं होता है, एक होता है बड़ा सा, इसको बोलते हैं बॉम्ब। ठीक है, और इससे जुड़ा होता है, इससे जुड़ा एक ऐसा होता है आपके पास, जो ये इसको नॉर्मली आप हैमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां से एक यहां पे होता है, इस पॉइंट को अगर आप एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये होता है ज्वाइंट। ठीक है, और यहां से बाकी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक सेकंड, मान के चलिए इसमें वायरिंग से। ओके, ठीक है, तो ये जो आपका होता है, इसमें एक होता है मेन जो चीज है इसमें, एक होता है, ये होता है हैमर, एक ये होता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से खिंचाता है, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब होता क्या है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई स्विच है आपका। ओके, ठीक है, स्विच है, आपने जैसे स्विच को ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही आपका क्या होगा कि करंट जो है आपका फ्लो करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाते ही क्या होगा, करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाएगा जैसे ही, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट बन जाएगा और ये मैग्नेट खींचेगा, किसको खींचेगा, इस जगह में किसी चीज को खींचेगा, और जैसे खींचेगा यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, जैसे बनेगा ये इस पे स्ट्रक करेगा, लेकिन जैसे करेगा तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये इधर जाएगा सर्किट ब्रेक होगा, जैसे सर्किट ब्रेक होगा वापस से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, यहाँ पे मेटलिक चीज रहता है, ये क्या करता है, इस पे अट्रैक्ट होगा, मेटल अट्रैक्ट करेगा, है ना, इस पे जैसे करंट फ्लो होगा तो ये इस पे अट्रैक्ट होगा। अब होता क्या है कि जैसे ही ये इस पे स्ट्रक करेगा ग्राउंड पे, इसका सर्किट टूट जाएगा। अब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये जो आपका स्ट्रक करने वाला जो चीज है ये नॉर्मल मेटल बन गया। नॉर्मल मेटल बनेगा तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये बड़ा वाला पूरा जो स्ट्रक्चर है हॉर्स शू, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट है आपका इस पार्ट को पुल करेगा, जैसे पुल करेगा ये वापस पीछे आएगा, जैसे वापस पीछे आएगा सर्किट कंप्लीट होगा, इसमें वापस से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से वापस ये जो चीज है इसको अट्रैक्ट करेगा या ये, और यहाँ पे जाके वापस से टकराएगा, जैसे टकराएगा तो यहाँ पे वापस से एक्स पे सर्किट ब्रेक होगा, ये आपका जो हॉर्स शू मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये वापस इसको पुल करेगा, जैसे पीछे आएगा फिर सर्किट कंप्लीट होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और वापस जाके टकराएगा। ये बहुत तेजी से होता है
और इसी के कारण टन 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 बहुत तेजी से आपको जो इलेक्ट्रिक बेल का जो साउंड आता है एक बजर के तरह में आता है ना। तो ये जो चीज है ये बहुत तेजी से काम करता है और ये मेन प्रिंसिपल है। एक चाहिए इसमें बैटरी, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, और ये सर्किट के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और ये इससे जाकर स्ट्राइक करेगा। लेकिन जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो मेन क्या है, इस पोर्शन पे इसका कंटिन्यूएशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा और जैसे ब्रेक होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको पुश करेगा, सॉरी पुल करेगा वापस से जैसे आएगा सर्किट कंप्लीट होगा, वापस से करंट बनेगा, ये वापस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सिंस ये वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ओके, सो दिस वे योर बेल स्ट्रक्स एंड इट मेक्स साउंड। ओके।